हेलो। और आज है हमारी यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज का डे 3, जहां पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है। यह सीरीज जो है, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट थीम्स को आइडेंटिफाई कर सके और उन्हें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम तैयार कर सके और अपने नोट्स बना सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें कंटेंट तैयार करना है एग्जाम के हिसाब से। हर चीज हमें नहीं रटनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको बताते चलूंगा। आपसे मुझे क्या रिक्वेस्ट है? आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन आए, आप वीडियो को पॉज कीजिए। आप सोचिए, आंसर लगाइए, फिर देखिए वह सही था या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी मैं कंटेंट आपके सामने दूंगा, आपको क्या करना है? स्क्रीन को पॉज करके उस कंटेंट को एक बार रीड करना है। यदि वैसा कंटेंट आपके नोट्स में था, तो आपको आंख बंद करके कंटेंट को रिकॉल करना है। जब तक आप रिकॉल नहीं करेंगे, आपको हिस्ट्री बहुत डॉन्टिंग लगती रहेगी और डर बना रहेगा। आप कंटेंट को रिकॉल कीजिए। याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, यू आर गुड टू गो। और अगर वैसा कंटेंट रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आप उसको यहीं के यहीं मेरे साथ रिवाइज कीजिए। यदि वह कंटेंट जो स्क्रीन पे आया है वह आपके नोट्स में नहीं है, तो आपकी ड्यूटी बनती है एज अ सीरियस एस्पिरेंट कि आप उस कंटेंट को अपने नोट्स में अभी के अभी ऐड कीजिए। और थ्रू आउट द वीडियो मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। यदि आप कोई एस्पिरेंट हैं जो सीरियसली हिस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एक सिंगल सोर्स बन सकती है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एंड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने हार्ड वे सीखा है कि हिस्ट्री मार्क्स कैसे स्कोर करें। एंड आई हैव स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री इन माय लास्ट 3 अटेम्प्ट्स इन यूपीएससी सीएसई। एंड द मेन रीजन वाज दैट पिन पॉइंटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, मैंने उसमें फोकस किया। पीवाईक्यू से मैंने थीम आइडेंटिफाई करी और मैंने बस उसी को रिवाइज किया। और जितनी बार हो सके, जो भी वीडियो मेरी स्क्रीन में पॉपअप करती थी, मैं अपना कंटेंट वहां से रिवाइज करता था। जो मेरा एक लिमिटेड कंटेंट था, मैं उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था। तो आपको भी वही करना है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो बने रहिए। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हम 2 ही सवाल करेंगे, अनलाइक 5 क्वेश्चन जो हम पहले करते आए हैं, और एक सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला इस क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये है। उल्लवाप और द्रोणवाप, ये जो टर्म्स हैं, ये क्या है? क्या ये तो आपको आंसर बताना है यहाँ पे। इसका आंसर जो होगा वो होगा लैंड मेजरमेंट टर्म्स है। थीम्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं कि हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड टर्म्स, न्यूमिस्मेटिक्स यानी कॉइन स्टडी से रिलेटेड टर्म्स, और रिचुअल्स हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे सामने कंटेंट है यहाँ पर जो हमें फोकस करना है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज स्क्रीन को पॉज कीजिए और देखिए कि आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्या कंटेंट आपके पास रहा है। तो पहला है कि गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन सी टर्म्स यूज होती थी। तो पाटक, अधवाप, निवर्तना, भूमि, कुल्लवाप और द्रोणवाप। ये जो वाप होता है, इसका मतलब होता है सोइंग, कि हम एक लैंड में कितना क्रॉप लगा रहे हैं, उससे रिलेटेड ये टर्म्स होती है। तो आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो टर्म्स हैं, जो और टर्म्स होती है वैसे याद कर लो। जैसे पाठक हो गई, अधवाप हो गई और निवर्तन हो गई। भूमि हमें पता है लैंड को बोलते हैं। ये टर्म्स आपको याद रखनी है कि ये लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड टर्म्स है। फिर देखते हैं मिडिवल पीरियड में टर्म्स। तो जैसे बिस्वा एक टर्म हो गई, अलाउद्दीन खिलजी के टेन्योर में से यूज किया जाता था। मसाहत, ये एक टर्म हो गई। वेली, कुली, माँ, वेली, पट्टी, हमें पता है कि ये लैंड मेजरमेंट टर्म्स है, तो आपको याद रखना है। जैसे वेली टर्म चोलास पीरियड में यूज होती थी। वैसे ही और टर्म्स है, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कुजी, गजे इल्लाही, बीघा जो आज भी हम यूज करते हैं, रफली 0.6 एकर्स होती है, जरीब। और मुगल पीरियड में यूज ओनली 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हैं, लैंड क्लासिफिकेशन थे ये। पोलाज, परौती, कचार एंड बंजर। तो आपको याद रखना ही, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, और ये इनफैक्ट ये आ भी चुका है। उसमें टर्म्स दी थी कि पोलाज, परौती, कचार, बंजर, ये क्या है। तो सिंपली ये लैंड क्लासिफिकेशन है। फिर हम देखते हैं कि ग्रांट, जो मिडिवल पीरियड में जो लैंड ग्रांट हुए करते थे, तो उनके अलग अलग नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मदेह हो गया, जो ब्राह्मणों को लैंड दिया जाता था। देवदान या तिरुनमट्टुकानी, जो मंदिरों को लैंड दान दान किया जाता था। तो तिरु से आप कह सकते हो तिरुपति बालाजी, तो वो भी एक टेम्पल है, तो उससे याद रहेगा आपको कि तिरु यानी तिरुनमट्टुकानी यानी टेम्पल्स। शाल भोग,
तो शाला से आप याद रहेंगे कि स्कूल स्कूल के लिए जो लैंड दान दिया जाता था वो होता था। पलीछंदम, ये आपको याद रखना कि जैन इंस्टीट्यूशंस को जो लैंड डोनेट किया जाता था। तो क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में, पलीछंदम, तिरुनमट्टुकानी, एरीपट्टी, ये क्या है? फिर लैंड मेजरमेंट है। और पलीछंदम याद रखिए जैन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। एरी पट्टी, तो ये साउथ इंडिया में यूज वाला टर्म है। एरी मतलब होता है विलेज टैंक। तो जो विलेज टैंक के मेंटेनेंस के लिए जो लैंड रेवेन्यू अलग से रखा जाता है उसे एरी पट्टी बोलते थे। और खालिसा वो लैंड होता था जो सीधे राजा के कंट्रोल में था। तो जो भी लैंड रेवेन्यू होगा वो डायरेक्टली इस खालिसा ट्रेजिडी में चला जाएगा। अब हमें जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन याद करना है कि संगम पीरियड में भी लैंड को 5 तरीके से क्लासिफाई किया था इकोलॉजिकल बेसिस पे। ये आपको याद रखना, संगम पीरियड सभी को पता है 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक, तो रफली 600 साल का ये पीक है, पीरियड है। और इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, जिसे हम तेनई बोलते हैं। तो 5 इकोलॉजिकल रीजन्स पे डिवाइड किया था, इसे तेनई बोलते हैं। और इसके बारे में जानकारी मिलती है तोलकप्पियाम में। इसमें मिलती है तोलकप्पियाम में तेनईस, यानी कि इकोलॉजिकल रीजन्स पे जो डिवाइड किया जाता था लैंड को। ठीक है, तो वो 5 तिनई या 5 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल बेसिस में क्लासिफिकेशन कौन से हैं? कुरिंजी, तो आपको एक जानकारी होगी कि नीला कुरिंजी करके एक फ्लावर होता है जो हर 12 साल में ब्लॉसम करता है, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो आप याद रख सकते हो कुरिंजी कोई तो फ्लावर होता है जो पहाड़ों में होता है, तो इससे आपको याद रहेगा हिली एरियाज में। फिर आपको याद रहेगा मुल्लई, तो जैसे आपने मुदुमलई नाम सुना होगा, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है। तो क्या है, जहाँ टाइगर कहाँ पे हो, जंगल में होंगे, तो आपको याद रख सकते हैं फॉरेस्ट या पेस्टोरल लैंड है ये। मरुथम, तो ये एग्रीकल्चर रिवराइन लैंड। तो नाम से अगर हिंदी बेल्ट के आप हो तो आपको समझ मिलेगा मरुथम मरुस्थल टाइप का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होता है, एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है। तो ऐसे याद रखती है, अपोजिट है। नेथल, तो इसमें आप देखोगे आखिरी में एल आ रहा है, तो लिटोरल या जो कोस्टल रीजन होते हैं। तो अब कोस्टल या लिटोरल रीजन तो ऑफकोर्स फिशिंग यहाँ पे होगी। और पलाई आपको याद रखना है, ये एरिड जो डेजर्ट वाले रीजन होते हैं वहां से रिलेटेड है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं और ये कौन सी इकोलॉजिकल रीजन को पॉइंट आउट कर रहा है, आपको ये भी याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। ये आप छोड़ दीजिए, चीफ डीटी या फिर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ये छोड़ दीजिए, आपको बस ये तिनई और इकोलॉजिकल जोन पे फोकस करना है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको रिवाइज कीजिए मेरे साथ ही। ठीक है, क्या क्या हो गया? तेनई और इकोलॉजिकल जोन्स, कुरिंजी यानी हिल रीजन, मुल्लई यानी पेस्टोरल फॉरेस्ट रीजन, मरुथम यानी एग्रीकल्चर, नेथल एल यानी लिटोरल, पलाई मतलब एग्री डेजर्ट रीजन्स। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप वीडियो पे बने रहिए, साथ में रिवाइज करते चलिए, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। फिर आप स्टेट पीसीएस से कोई भी एग्जाम की क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको बहुत आसान लगेंगे। फिर हम देखते हैं इसमें कॉइन्स के बारे में। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स है यहाँ पे। पंच मार्क्ड कॉइन्स तो ये अर्ली फॉर्म ऑफ कॉइन्स थे जो 6th सेंचुरी से लेके 2nd सेंचुरी BC थे। ये कौन से पीरियड में थे? ये थे मौर्यंस पीरियड में। ठीक है, और कॉइन्स के नाम किस प्रकार थे? पुराना, स्कर्षपाण और पाण। तो आपके याद रखना, जो पाण वर्ड होता है ये कॉइन्स के लिए यूज किया जाता है, पाण। तो यहाँ पे भी आपको पाण वर्ड दिखेगा, पुराण, तो आपको ये याद रखने हैं। इंडो ग्रीक कॉइन्स ये उसके बाद आए थे, 2nd सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी CE तक। और इसकी खास बात थी कि यहाँ से रूलर्स का जो हेड होता है, जो फेस होता है, वो कॉइन्स में लगना चालू हुआ। कुषाण के कॉइन्स थोड़ा इसके टाइम बाद आते हैं, और भीमा कट भी इससे स्टार्टिंग होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे है कि हाई क्वालिटी गोल्ड कॉइन जारी किए गए थे। गुप्तास के टाइम पे भी गोल्ड कॉइन जारी किए गए थे, वो आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स जारी किए गए थे वो हाई क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स थे। और यहाँ पे सेक्युलर इमेजेस होती थी, शिव जी की, बुद्ध की, या फिर ग्रीक गॉड जैसे जूस की, और एक तरफ राजा का अपना खुद का चेहरा होता था। फिर हम देखते हैं सातवाहना कॉइन। तो आपको पता है टाइम पीरियड 2nd to 3rd सेंचुरी CE था। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि लेड के बने हुए कॉइन इस्तेमाल किए जाते थे। और उज्जैन सिंबल का इस्तेमाल किया जाता था। क्या होता है? तो उसे क्रॉस बना होता है, उसमें 4 सर्कल होते हैं, इसको बोलते हैं उज्जैन सिंबल। और इनका मैरीटाइम ट्रेड और इनकी नेवी भी अच्छी थी, तो इसलिए यहाँ पे शिप्स भी हमें कॉइन्स पे बहुत बार बने हुए दिखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, सातवाहन यानी कि याद कीजिए लेड के कॉइन्स हुआ करते थे ज्यादातर, उज्जैन सिंबल बना होता था, और शिप्स भी हमें बने हुए मिलते थे। गुप्तास के टाइम के जो कॉइन्स थे वो गोल्ड में, गोल्डन एज माना जाता है कॉइन्स के लिए। हाई प्योरिटी के गोल्ड कॉइन्स जारी किए जाते थे, हालांकि इनकी क्वालिटी किताबों में बताया गया है कि कुषाण के जो गोल्ड कॉइन्स थे उससे रिलेटिवली कम थी। और यहाँ पर राजा अपने लेजर एक्टिविटीज को भी
करते हुए दिखाते हैं कॉइन्स में, जैसे कि समुद्रगुप्त के टाइम पे वो दिखाया गया है कि वह वीणा बजा रहे हैं, तो इस टाइप की एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सिल्वर टंका और कॉपर जित्तल, ये किसके टाइम पे था? इल्तुतमिश के टाइम पे। तो आपको याद रखना है कि वो टंका, टर्म आएगी टंका, और जित्तल ये क्या है? तो जित्तल को पीतल से याद कर सकते हैं, पीतल जीतल, तो इस टाइप से आपको याद हो जाएगा कि ये मेटल का है और मेटल कॉइन्स के बारे में बात हो रही है। तो सिल्वर कॉइन्स को बोलते थे टंका और कॉपर कॉइन्स को बोलते थे जित्तल। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आपको पता है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, टोकन करेंसी लाई थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरीके से बैकफायर कर जाता है। तो ब्रास और कॉपर के कॉइन्स थे ये, ब्रास और कॉपर के कॉइन्स थे ये। फिर विजयनगर के टाइम पे बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, तो इंपॉर्टेंट नाम से पगोड़ा, वराह, ऐसे ही एक फनम करके कॉइन्स हुआ करते थे, और इसके बारे में बीपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो इसमें हिंदू गॉडेसेस, गॉड गॉडेसेस को दिखाया जाता था, राजा अपना फोटो लगाते थे। जैसे वेंकटेश्वरा का फोटो दिखेगा आपको, आपको गंड बिरुंड का फोटो दिखेगा इसमें, जो कि ईगल के लिए बोलते हैं। तो ईगल का फोटो किस में लगा होता, तो आप याद कर सकते हैं कि ये विजयनगर एम्पायर के कॉइन्स में लगा हुआ करता था। और जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ रुपी है जो हम आज यूज करते हैं, तो उसका प्रीकर्सर आपको देखने को मिलेगा, वो है शेरशाह सूरी के टाइम का जो रुपया हुआ करता था, RUPIY, रुपया। और कॉपर कॉइन को क्या बोलते हैं? दाम। तो रुपया और दाम, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा ट्राई मेटेलिक कॉइन्स अकबर के टाइम पे जारी किए जाते थे। ट्राई मेटेलिक यानी 3 मेटल से बने हुए कॉइन्स हुआ करते थे। गोल्ड की मोहर हुआ करती थी, सिल्वर के रुपी हुआ करते थे, और कॉपर का दाम हुआ करता था। तो सिल्वर रुपी और कॉपर दाम, ये तो शेरशाह सूरी से रिलेटेड है। हाँ, क्योंकि इंस्पायर्ड भी थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, तो मुगल्स स्पेशली अकबर शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत इंस्पायर्ड था। और गोल्ड के मोहर कॉइन्स हमें मिलेंगे यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। और इलाही कॉइन्स भी ऑफकोर्स, तीन इलाही ये अकबर ने सेटअप किया था, तो उसके टाइम पे हमें मिल जाएंगे। और जहांगीर के टाइम में हमें जोडियक कॉइन्स मिलेंगे, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल साइंस मिलेंगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो हमें याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कुछ रिचुअल्स की। जैसे राजसूया में राजा अपनी अपना सुप्रीम अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए यह यज्ञ करवाता था। अश्वमेध यज्ञ जो हमने रामायण में भी देखा है, इसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और जिस भी टेरिटरी वो ट्रेवल करता था, सब मान लिया जाता है कि वह टेरिटरी उस राजा की है, अनटिल अनलेस वो उस घोड़े को टेम करता है, और वो उसको माना जाता है कि वो राजा चैलेंज दे रहा है दूसरे राजा। ऐसे ही होते हैं वाजपेयी यज्ञ, अभिषेक और सर्वमेध। तो आपको ये याद रखने हैं, बस टर्म से याद रखिए, आपको डिटेल में नहीं जाना है। ऑब्जेक्टिव में हमें बस ये है कि सर्वमेध, अभिषेक, वाजपेयी ये क्या होते हैं। राजसूया और अश्वमेध तो देखो सबको याद रहते हैं, बट ये टर्म्स है ना, वाजपेयी, अभिषेक और सर्वमेध, ये याद नहीं रहते हैं। तो ऐसे जो और टर्म्स होती है उसको याद करने फोकस किया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, हमें क्या ध्यान देना है? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसमें बताया कि ये स्टेटमेंट किस इंस्क्रिप्शन में हमें मिलेगा, कौन से राजा के टाइम की इंस्क्रिप्शन में मिलेगा, सॉरी। तो ये हमें पता है कि ये अशोका के टाइम की इंस्क्रिप्शन में ये मिलेगा हमें, क्योंकि ये इसमें अशोका की धम्म पॉलिसी के बारे में दिखाया गया है। तो कौन कौन सी थीम है जो हमें, मैंने इस क्वेश्चन से समझी कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अशोका और उसके कंट्रीब्यूशन में हम फोकस करेंगे। समुद्रगुप्त क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है, तो हम बेसिक जानकारी ले लेंगे उनके बारे में। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी लेंगे, और कृष्णदेव राय के बारे में जानकारी लेंगे। तो अशोका का जो एक्सेशन था वो कब आया थी, आपको टाइम पीरियड है 268 to 230 थे, अशोका के टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम था बिंदुसार, जो कि आजीविका धर्म को अपना लिए थे। और बिंदुसार के पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि जैन धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। कलिंग वॉर की बात करें, तो कलिंग कहाँ पे पड़ता है? आज के उड़ीसा वाले रीजन में ये पड़ता था। और यही कलिंग युद्ध के बाद अशोका ने युद्ध नीति को त्याग के आगे चल के फिर धम्म नीति को अपनाता है, यानी कि बेरी घोष को छोड़ के धम्म घोष को अपनाता है। और अशोका आगे चल के बुद्ध बौद्ध धर्म को अपनाता है, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल था उपगुप्त का। तो ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनसे वो इन्फ्लुएंस थे, तो ये आपको याद रखना है। पॉलिसी शिफ्ट क्या थी कि भेरी घोष से धम्म घोष की तरफ उनकी पॉलिसी शिफ्ट हुई। भेरी घोष यानी कि वॉर में फोकस करना, और धम्म घोष यानी कि धम्म की पॉलिसी फोकस करना। अब ये धम्म की पॉलिसी है, ये बुद्धिस्ट पॉलिसी नहीं है, इनफैक्ट ये है अशोका की पॉलिसी, जो उनका इंटरप्रिटेशन था बुद्धिस्ट फिलोसफी को लेके, ठीक है। तो ये वर्बेटिम कॉपी नहीं किया गया, बल्कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग थी बुद्धिस्ट फिलोसफी की, उससे उन्होंने धर्म फिलोसफी बनाया है। तो यदि ये बोला जाए कि ये बुद्धिस्ट फिलोसफी से बनाया गया है, तो आंसर गलत होगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आ भी चुका है पास्ट में। तो इंस्पायर्ड थी,
उनकी खुद की इंटरप्रिटेशन थी, वो थी धम्म फिलॉसफी। तो धम्म पॉलिसी क्या थी हम वो देख लेते हैं। तो इसमें नॉन वायलेंस है, इसमें ऑनेस्टी है, इसमें एल्डर्स के प्रति रिस्पेक्ट है, इसमें एनिमल सर्वेंट के प्रति ह्यूमन ट्रीटमेंट है, रिलीजियस टॉलरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है उनकी फिलॉसफी का। उन्होंने एनिमल सेक्रीफाइसेस में ही बैन लगा दिए थे, और पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने आगे चल के बहुत काम किया है। हम जानते हैं अब इंस्क्रिप्शंस के बारे में, तो हमें पता है कि बहुत सारे रॉक अडिक्ट्स और पिलर्स हमें मिले हैं अशोक के टाइम पे। और वो मेनली क्या काम करते थे, उसके माध्यम से वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी देते थे, जो उस समय कंटेम्प्रेरी किंगडम्स थे उनकी जानकारी देते थे, और अपनी धम्म फिलॉसफी को वो इसके माध्यम से फैलाते थे। तो जो ये इंस्क्रिप्शंस हुआ करती, कौन सी लैंग्वेज में हुआ करती थी, ये मेनली उस समय जो लैंग्वेज चलती थी प्राकृत थी, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में चलती थी ये। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट रीजन में जैसे कांधार वगैरह में तो हमें देखने मिलेंगे ग्रीक स्क्रिप्ट और अरामिक स्क्रिप्ट भी देखने मिलेंगी, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट भी कहते हैं। 13वां नंबर का जो 14 में से 13वां नंबर का जो रॉक अडेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कलिंग वॉर की डिटेल्स दी गई है। आपको याद रखना है, बहुत ही डिटेलिंग्स दी गई हैं 14 के 14 रॉक पिलर्स, रॉक अडेक्ट्स में। और 5 कंटेम्प्रेरी ग्रीक रूलर्स के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे कि एंटियोकस टू ऑफ सीरिया एंड टॉलमी टू ऑफ इजिप्ट। तो ये नाम आपको याद रखना है, इसमें से मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा भी गया शायद सीएपीएफ में 2024 में, कि एंटियोक 4 उसमें राजा दिए थे और पूछा था कि इसमें कौन सा अशोक के कंटेम्प्रेरी है। तो ये दो नाम तो आप याद रखिए। 5 रूलर्स के बारे में उन्हें, ग्रीक रूलर्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, बट एंटियोकस और टॉलमी, एपी करके आप याद कर लीजिए, एपी करके, ये दो राजा के बारे में। और टू थे, ये वन नहीं था, वो वन भी कर सकता है, एंटियोकस वन गलत हो जाएगा, एंटियोकस टू और टॉलमी टू। और ये जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में जो इंस्क्रिप्शंस थे, इसको डिसाइफर किसने किया, तो जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया। ये स्टेट पीसीएस के फेमस जहरीले तथ्य हैं जो आते हैं और हमें याद करना पड़ेगा, वी कांट डू एनीथिंग। ब्रह्मी स्क्रिप्ट 1837 कब किया था, 1837 में ब्रह्मी स्क्रिप्ट जेम्स प्रिंस है। दैट्स इट, बस हमें इतना ही याद रखना है। आप लगे तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड को बस पकड़िए, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वही याद रखना है। अब हम देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मौर्यंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन था, सॉरी, वो बहुत ही सेंट्रलाइज था। ठीक है, हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे हर्षवर्धन के टाइम पे चीजें बहुत डिसेंट्रलाइज्ड होने लगती हैं, वहां पे सामंतवाद वाला सिस्टम आने लगता है। बट यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रहेंगी, सेंट्रलाइज्ड रहेंगी। फिर कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे अलग अलग काम के लिए। तो धम्म महामत्रा, इनका जो काम हुआ करता था कि जो धम्म फिलॉसफी है उसे चारों दिशाओं में फैलाना है, और रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ाना है। तक, और वो कैसे होगा, जब सभी सेक्ट्स का हम वेलफेयर करेंगे। फिर है राजू का युक्ता। ये जो टर्म्स हैं, आप राजुका को समझ सकते हैं एक तहसीलदार के रूप में, और उनके जो सबॉर्डिनेट है युक्ता, वो हो गए जैसे कि पटवारी के रूप में, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये लैंड मेजरमेंट का काम करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते हैं, और युक्ता इनके सबॉर्डिनेट होते हैं, इनको इनको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं राजुका को। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है वो इस साल आया है, शायद 2025 में आया, वो उन्होंने टर्म दी हुई थी और पूछा था ये क्या है, तो वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टर्म्स थी। तो आपको बस यही करना है कि आपको बस अवेयर रहना है कि ये क्या है, डिटेलिंग्स नहीं पता करनी है। राजूकाज हो गया, युक्ताज हो गया, प्रोविंशियल स्ट्रक्चर था, ठीक है। और कैसे, और उनका जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे डिवाइडेड था, तो नॉर्थ में था तक्षशिला, वेस्ट में था उज्जैन, ईस्ट में था तोशाली, बस ये याद रखिए तोशाली ईस्ट में था, सुवर्णगिरी साउथ में था, एस से सुवर्णगिरी, एस से साउथ, पाटलिपुत्र सेंटर में था। बस ये याद रखिए, ये और ये तो सबको याद होता है, ये नहीं पता था तोशाली, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र भी पता होता है। फिर देखते हैं स्तूपा बहुत बड़े अमाउंट में अशोक के टाइम पे बनाए गए थे, स्पेशली सांची और भरूच का स्तूपा, तो इनके टाइम पे ही कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था। पिलर्स सबसे फेमस है लायन कैपिटल जो सारनाथ का है, जिससे इंस्पायर होकर हमारा नेशनल एम्बलम बना है। और बराबर केव्स, जो कि आजीविका सेक्ट को डोनेट की गई केव्स थी अशोक के टाइम पे। और ये केव्स बनाने का काम जो कमीशन किया गया था वो स्टार्ट किया गया था बिंदुसार के टाइम पे, क्योंकि बिंदुसार आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे। तो डोनेट किसने किया था, अशोक ने किया था। तो ये हमें याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अशोक के 14 मेजर रॉक अडिक्ट्स। आपको कुछ और चीज याद होना हो, आपको ये 14 मेजर रॉक अडिक्ट्स के एटलीस्ट नाम और लोकेशन याद नहीं चाहिए, डिटेल याद नहीं करनी है, बस ये 14 के नाम याद रख लीजिए। माइनर पिलर्स मेजर पिलर्स आपको याद नहीं हो कोई बात नहीं, बट ये 14 के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इस पे सवाल आ चुके हैं।
तो ये 14 मेजर रॉक अडिक्स में अशोक ने अपनी धम्म पॉलिसी, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बारे में जानकारी दी है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जानकारी इसमें दी गई है। जैसे कि आप अपने रेफरेंस लिए देख सकते हैं कि एडिक्ट 1 में बताया कि एनिमल स्लॉटर नहीं करना है। रॉक एडिक्ट 2 में चोला, पंड्या, सत्यापुरा और केरल पुत्र। तो ये दो नाम याद रखिए, सत्यपुरा और केरल पुत्र। चोला पंड्या के बारे में तो जानकारी दी ही है, साथ में सत्यापुरा और केरल पुत्र के बारे में भी जानकारी दी गई है। रॉक अडिक्ट 3 में बताया गया है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि युक्तास, तो हमने अभी देखा सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। प्रादेशिका, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा आप समझ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हेड होता है। और राजू का जो कि रूरल ऑफिसर हो गया है। ठीक है, तो ये है। 4 में आपको धम्म घोष के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि हमें धम्म घोष करना है, बेरी घोष नहीं करना है। ये लोकेशन से आपको याद रखनी है। आप राइट साइड में मैप देखिए, ये जो स्क्वायर शेप में बने हुए हैं ना ब्लैक बॉक्सेस, इन पे फोकस कीजिए। ये हमारे 14 मेजर रॉक अडिक्ट्स और इनकी जगह देखिए, राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपको जगह दिख जाएगी। तो मानसहरा ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। मानसहरा है आपका पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में है। शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है। कांधार ये है अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे जो पिलर मिला, यहाँ पे जो स्टोन अडिक्ट मिला है, रॉक अडिक्ट, वह आपको ग्रीक और खरोष्टी स्क्रिप्ट में मिलेगा। सिर्फ यही है ग्रीक और खरोष्टी स्क्रिप्ट में। फिर आप यह देखें गिरनार। तो गिर गिर फॉरेस्ट हमें पता है, तो ये गुजरात में है। बस ऐसे याद रहेगा। सोपारा, तो ये मुंबई में है। नाला सोपारा आपने जगह सुनी होगी, तो उसी के पास की जगह है ये सोपारा, ये कोस्टल रीजन है। फिर फोकस कीजिए सन्नठी में, तो ये कर्नाटका में जगह है। और यर्रागुड्डी ये आंध्र प्रदेश में जगह है। तो सन्नटी कर्नाटका में, यर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश में। फिर जाऊगढ़ा, जाऊगढ़ा है उड़ीसा में, और धौली भी है उड़ीसा में। ठीक है। इसके अलावा एक जगह है कलसी। तो कलसी ऐसा पता नहीं, मेरे को तो पर्सनली सुनने में ऐसा लगता है कर्नाटक में जगह, बट ये उत्तराखंड में। तो आपको ये याद रखना है। एक जगह होती है मस्की, जो माइनर पिलर आएगा, वो कर्नाटक में पड़ेगा। लेकिन कलसी उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है, कलसी उत्तराखंड में। तो एक बार फिर से सारी जगह रिवाइज कर लेते हैं। कांधार जो कि अफगानिस्तान में है। शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है। मानसहरा जो कि पाकिस्तान में है। कलसी जो कि उत्तराखंड में है। गिरनार ये गुजरात में है। सोपारा जो कि मुंबई वाले रीजन में है। फिर है धौली जो कि उड़ीसा में है। जावगढ़ जो कि उड़ीसा में है। एरागुड्डी जो कि आंध्र प्रदेश में है। सन्नटी जो कि कर्नाटका में है। अगला है, यहाँ पे हमें जो फोकस करना है वो है एक बस छोटी सी चीज है ये, बराबर केब्स के बारे में, है ना। ये कमीशन और बिल्ड, उसको कमीशन और बिल्ड, सॉरी मैंने पहले कमीशन बोल दिया था बिंदु सार, कमीशन और बिल्ड दोनों ही इसको अशोक ने किया है 3rd सेंचुरी बीसीई में। ठीक है, ये रॉक कट होते, रॉक कट केव्स हैं। आजीविका सेक्ट को डोनेट किए थे अशोका ने, और 4 मेन केव्स हैं। ठीक है। सुदामा केव्स, डिटेल मत जाइए, बस नाम याद रखिए। सुदामा, करण चौपार, विश्वकर्मा और लोमास ऋषि। ये 4 हैं, बस इतना ही। बराबर केव्स आजीविका सेक्ट अशोक ने बनवाया 3rd सेंचुरी बीसी। 4 मेन केव्स हैं, सुदामा, करण चौपार, विश्वकर्मा एंड लोमास ऋषि के। दैट इज मोर देन इनफ। आपको और चीजें नहीं रटनी है। ऐसे ही आप चीजें करते जाएंगे, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सवाल कन्वर्ट होना चाहिए एग्जाम में, हमें और कुछ मतलब नहीं है। बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि ये हमारी थीम के पार्ट है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना। तो किसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट पीसीएस में आ सकता है। वी ए स्मिथ ने कहा था। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? वी ए स्मिथ ने कहा था। तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। और ये समुद्रगुप्त के ही कोर्ट पोएट हरिसेन के द्वारा बनवाई गई थी। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हरिसेन, बस। कॉन्क्वेस्ट, तो ये कैसे कैसे इन्होंने अपना एम्पायर को बहुत एक्सपैंड किया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह में। तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? एक थी दिग्विजय, जो कि थी कॉन्क्वेस्ट। ग्रहण यानी कंट्रोल लेना, और अनुग्रह इस लाइक कि जो राजा को हटा हरा दिया गया है उसे हम अपना वैसल बना लेंगे, मतलब वो रूल करेगा अपने रीजन को, लेकिन हमारे अंडर में रहेंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स इन्होंने लिए, जैसे विक्रमांक, कविराज, क्योंकि ये बहुत बड़े पोएट थे। और इनको म्यूजिक भी, वीणा जैसे हमने देखा कॉइन्स में बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये इनको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था। और अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने करवाया था, हॉर्स सेक्रीफाइस, जो कि हमने शुरू में रिचुअल्स में देख चुके हैं। तो आप चाहो तो फिर से उसको रिकॉल कर सकते हो, देख सकते हो। और ये लर्निंग्स की बहुत अ, इनको लर्निंग का बहुत इंटरेस्ट था, और इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स को इन्होंने पेट्रोनेज भी दी थी। तो इसलिए एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वसुबंधु, जिन्हों जो इनके यहाँ कोर्ट में मिनिस्टर भी थे। साथ ही साथ ये वैष्णविज्म को बहुत मानते थे, और इनके टाइम पे इनफैक्ट ऑलमोस्ट
मोस्ट ऑफ द गुप्ता पीरियड में वैष्णविज्म सेक्ट और भागवत सेक्ट का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। लॉर्ड विष्णु के डिवोट थे। बट ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म को पेट्रोनेज पेट्रोनेज नहीं मिला है, बुद्धिस्ट पेट्रोनेज भी मिला है। जब सिलोन, श्रीलंका को एंशियंट टाइम में सिलोन कहा जाता था, तो सिलोन के उस समय राजा थे मेघवर्मन, तो उन्होंने उनको एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवानी थी बोध गया में, तो उसके लिए भी इन्होंने अलाउ किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म को ये पेट्रोनाइज करते थे। हर्षवर्धन के यहाँ पे अगर हम जानकारी लें, तो हर्षवर्धन का एक तो टाइम पीरियड आप याद रखिए, तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ 7th सेंचुरी सी था उसमें ये थे, है ना। तो ये याद रखिए, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये बिलोंग करते हैं वर्धन डायनेस्टी, पोशीभूति डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, और कन्नौज इनका कैपिटल था। इसकी जानकारी हमें मिलती है, जो इनके कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट, उनके द्वारा हर्षचरिता करके एक बुक लिखी गई थी, उससे हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर थे ह्यून सांग, जो कि बहुत फेमस हैं, चाइनीज, 3 चाइनीज ट्रेवलर्स में से सबसे फेमस ह्यून सांग ही हैं, तो उनके अकाउंट से भी हमें जानकारी मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हर्षवर्धन थे ये शुरू में शिव जी के भक्त थे, लेकिन आगे चल के ये ह्यून सांग से के इन्फ्लुएंस में आते हैं, और ये महायान बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करते हैं, और ये बुद्धिस्ट धर्म को अपना लेते हैं। और ह्यूनसांग को ही के वेलकम में इन्होंने एक असेंबली ऑर्गेनाइज की थी, जिसे हम कन्नौज असेंबली बोलते हैं। तो एक ग्रैंड रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज की थी, जिसका नाम है कन्नौज असेंबली। तो ये आप देख सकते हैं, ये कन्नौज असेंबली 643 सीई में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये ऑनर कर रहे थे चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग को। और फिर हर 5 साल में गंगा यमुना के कॉन्फ्लुएंस में ये बहुत बड़ी एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन ऑर्गेनाइज करते थे, इसका नाम था प्रयाग असेंबली। और यहाँ पे बहुत सारी जो वेल्थ थी वो स्कॉलर्स को, मॉन्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इनके लिटरेरी वर्क्स इंपॉर्टेंट है, इसके नाम आपको याद रखने हैं, बहुत बड़े राइटर थे ये। इसका नाम है नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रिया नाम की कोई लड़की है, उसे नाग जैसा बना हुआ कोई रत्न प्यारा है, तो प्रिया नाग रत्न, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नाग। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इनके कंटेम्प्रेरी थे बंगाल के गौड़ डायनेस्टी के राजा थे शशांक। शशांक ने इनके ब्रदर इन लॉ और इनके जो भाई थे उनकी हत्या कर दी थी, और उसी का बदला लिए इन्होंने आगे चल के शशांक से लिया था। तो कंटेम्प्रेरी थे गौड़ डायनेस्टी के शशांक। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कल को गौड़ा डायनेस्टी का कोई क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे और वो 8th 9th सेंचुरी कर दे, तो आपको याद रहेगा कि नहीं, हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी थे ये, तो उतना लेट नहीं जाएगा। और मैंने बताया था पहले ही कि मौर्यंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत सेंट्रलाइज था, बट हर्षवर्धन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज था, हाईली फ्यूडल था। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमें याद रखनी होंगी, प्रोविंशियल, भुक्तिस, विषया, पाठक और ग्राम्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, कि एबीवीपी होता है, सबको पता है, स्टूडेंट यूनियन होता है। तो ए से एडमिनिस्ट्रेशन, बी से भुक्ति, वी से विषय और पी से पाठक। ऑफ कोर्स लास्ट में ग्राम आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोविंस, प्रोविंस के अंदर आएंगे डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे हमारे पास तहसील यानी तालुका, और आखिरी में होगा ग्राम। तो एवीपी जी करके ऐसे याद रख सकते हैं। और हमें देख चुके हैं शिव जी और सूर्य के भक्त थे, लेकिन आगे चल के महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये साउथवर्ड एक्सपांशन कर रहे थे अपने किंगडम का, तो बादामी चालुक्य के एक राजा थे पुलकेशिन टू, उन्होंने नर्मदा नदी के पास में, याद रखना नर्मदा नदी के पास में पुलकेशिन टू ने इनको हरा दिया था। इसकी जानकारी मिलती है ऐहोल इंस्क्रिप्शन में, जो कि रवि कीर्ति ने लिखी थी। ठीक है, क्या याद रखना है, कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, बाणभट्ट इनके कोट पोएट थे, हर्षचरिता से जानकारी मिलती है, ह्यून सांग इनके टाइम पे आए थे। ये पहले शिव जी के भक्त थे, लेकिन आगे चल के महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट संस्कृत प्लेस, कौन सी लैंग्वेज में है, संस्कृत प्लेस, नाग, रत्ना, प्रिया, ये याद रखना है। शशांक के साथ इनकी लड़ाई चलती थी। डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए हमने एबीवीपी याद कर लिया, कन्नौज असेंबली, प्रयाग असेंबली देख ली। ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो कि रवि कीर्ति द्वारा बनाई गई है, जो कि पुलकेशिन टू के मिनिस्टर थे, उनसे जानकारी मिलती है कि नर्मदा नदी के पास में युद्ध हुआ था इसमें इनके, जिसमें ये पराजित हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि विजयनगर डायनेस्टी, तो हम बात कर रहे हैं पहले कृष्णदेव राय के बारे में। तो कृष्णदेव राय तुलुवा डायनेस्टी, तो ये तुलुवा डायनेस्टी क्या है, बेसिकली कृष्ण विजयनगर एम्पायर में 4 मेन डायनेस्टी थी, तो हम आगे चल के इसको देखेंगे कि तुलुवा डायनेस्टी क्या है। तो विजयनगर एम्पायर के तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और इनके पीरियड को गोल्डन एज ऑफ विजयनगर एम्पायर माना जाता था। तो लिटरेचर वाइज, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज, डेवलपमेंट वाइज और एक्सपांशन वाइज हर तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था।
मिलिट्री सक्सेस इनकी ये थी कि बैटल ऑफ रायचूर 1520 में उन्होंने जीता, जो बामनी सल्तनत थी उनको हराया। गजपतीस ऑफ उड़ीसा आपने हराया, इनको हराया। तो आप देख सकते हैं कि जो गजपतीस थे वो इनके कंटेम्प्रेरी थे, तो ये जानकारी आप याद रखिए। तो आपको आइडिया लगे कि गजपतीस का भी रफली यही टाइम पीरियड था रूलिंग का। बहुत सारे टाइटल्स इन्होंने लिए। आंध्रा भोज, क्योंकि लिटरेचर में बहुत अच्छे थे, हम आगे चल के देखेंगे कौन कौन सी किताब इन्होंने लिखी। और मूरू रायरा गोंड भी इनको टाइटल दिया गया था। इनके पास 8 लिटरेचर और जो पोएम होती हैं उनके दिग्गज थे, इसलिए इसको अष्ट दिग्गज बोला जाता है। 8 प्रोमिनेंट तेलुगु पोएट्स थे, जैसे कि तेनालीराम का हम सभी ने नाम सुना हुआ है। इसके अलावा अल्लेसी पेडन्ना थे, ये नाम भी हम आगे चल के देखेंगे क्योंकि इस पे भी सवाल आ चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स थे, जैसे कि तेलुगु में इन्होंने एक एपिक लिखी है अमुक्त माल्यद, और साथ ही साथ संस्कृत में भी कुछ किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो हम पहले इनके वर्क्स देख लेते हैं तेलुगु में। अमुक्त माल्यद, इसमें क्या है, बस हमें याद रखना है कि अमुक्त माल्यद तेलुगु में लिखी गई है कृष्णदेवराय के द्वारा। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बताई गई है अलवर सेंट अंडाल। तो हमें पता है कि 7th 8th सेंचुरी सीई के टाइम पे अलवर और नायरार साउथ इंडिया से इन एक भक्ति कल्ट भक्ति मूवमेंट का स्टार्टिंग होती है, और अलवर जो रहते हैं वो वैष्णिज्म के फॉलोअर्स रहते हैं। और 12 अलवर रहते हैं टोटल, और उन 12 में से सिर्फ एक ही फीमेल अलवर थी, इनका नाम था अंडाल। तो उनकी भक्ति जो विष्णु जी के प्रति है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए से अलवर, ए से अंडाल, और ए से अमुक्तमाल्यद। फिर संस्कृत में बहुत सारे इनके वर्क्स हैं, जैसे जामवती कल्याणम। तो हमें पता है कि विजयनगर के टाइम पे जो कल्याण वर्ड है ये मैरिज के पर्पज से यूज किया जाता था। और जामवंती, तो जो जामवंत जी थे, जिनको हमने रामायण में भी देखा होगा, तो उनकी जो पुत्री थी जामवती, तो उनका श्री कृष्ण के साथ जो विवाह था उसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। एक संस्कृत ड्रामा है। इसके अलावा आप और भी बुक है, बस इनके नाम याद रख लीजिए कि क्या क्या है। और ये संस्कृत से रिलेटेड है, बस इतना ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। मदलासा चरित्र, रास मंजरी, पूसा परिणयम, बस। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तेलुगु में जो वर्क है अमुक्त माल्यड, ए से अमुक्त, ए से अलवर, ए से अंडाल, लॉर्ड विष्णु की जो भक्ति है उनकी, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। संस्कृत में जामवती कल्याण, जामवंत की पुत्री जामवती से श्री कृष्ण का विवाह। मदलासा चरिता, रास मंजरी एंड पूसा परिणय। अष्टदिग्गज के नाम देख लेते हैं जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार सवाल आ भी चुका है, बस आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस तेनालीराम का जो वर्क है पांडुरंग महात्म्य में, ये याद रखना है बस। आठ दिग्गज के नाम क्या क्या है, अल्लसी पेडन्ना, थिमन्ना। तो देखो एक साउंड पकड़ो आप, पेडन्ना, थिमन्ना, मल्लना, इस तरीके से है ना। अय्याल राजू, राम भद्रुदु। तो इस टाइप के कुछ कुछ नाम है, आप याद रख लीजिए बस। बेसिक जानकारी, पिंगला सुरना। और कृष्णदेवराय के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स थे, डोमिंगो पेस और दुअर्ते बारबोसा, और दोनों पोर्टुगीज थे। पोर्टुगीज ऐसे भी समझ सकते हैं आपकी, पोर्टुगीज आए ही 1500 एडी में थे। और डोमिंगो पेस ने महानवमी फेस्टिवल के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, डोमिंगो और डुअर्ते बारबोसा में से डोमिंगो में एम आ रहा है, तो महानवमी फेस्टिवल डोमिंगो ने बताई थी। और डुअर्ते बारबोसा से जनरल चीजें, रिलीजियस टॉलरेंस, गवर्नेंस और मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बताई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि महानवमी फेस्टिवल का किसने बात की थी, और ये दो नाम आपको याद रखने हैं, डोमिंगो पेस और डुअर्ते बारबोसा। हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो 1336 से 1646, तो आप देखो रफली ये 300 साल का पीरियड जो रहा है विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, कौन से नदी के पास में एम्पायर डेवलप हुआ, तो ये था तुंगभद्र नदी। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले में, आपको गलत नहीं करना है, प्लीज इसको याद कीजिए। अभी के अभी वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो बने रहिए, याद करते जाइए मेरे साथ। अभी आप जो एफर्ट डालेंगे ना, आपको रिवॉर्ड करेगा आगे चल के। 4 रूलिंग डायनेस्टी थी, कौन कौन सी थी याद कीजिए तुरंत। संगम, सलुवा, तलुवा, अराविडु। संगम, सलुवा, तलुवा एंड अराविडु। संगम डायनेस्टी सबसे लंबी सर्व करने वाली डायनेस्टी थी, 1336 से 1485। सबसे ब्रीफ पीरियड के सर्व करने वाली डायनेस्टी थी सलुवा डायनेस्टी, ये लगभग 20 साल इन्होंने सर्व किया है। फाउंडर्स भी याद रखने पड़ेंगे, हरिहर वन एंड बुक्का वन। तो हरिहर एंड बुक्का तो सबको पता होता है, ये तीन आपको याद करने पड़ेंगे। तो सलुवा डायनेस्टी का जो फाउंडर होगा उसका नाम भी सलुवा से चालू होगा, सलुवा नरसिम्हा देव राय एंड वीर नरसिम्हा राय। देखो नरसिम्हा राय दोनों जगह पे है, बस ये है कि सलुवा है एक, और तुलुवा डायनेस्टी वाले में जिनका नाम है वो वीर से शुरू होता है, वीर से, ये याद रखिए। अराविडु में तिरुमाला देव राय। ठीक है, तो ये याद किए NVT, तो ऐसे याद कर लीजिए।
कि जो सलुवा, वीर एंड तिरुमाला, SVT करके कुछ है। सलुवा, वीर एंड तिरुमाला। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना, उसमें नयनकारा सिस्टम चलता था। तो इसमें क्या होता था कि जो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे उनको हम लैंड दे दिया करते थे। तो जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो कलेक्ट किया करते थे, थोड़ा पोर्शन अपने पास रख लिया करते थे। और बदले में जो राजा हुआ करता था उसे मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया करते थे। वैसे ही था एक अयंगार सिस्टम, जो कि एक लोकल विलेज सिस्टम है। वुमेन्स का सोशल स्टेटस क्या था, तो इस समय पे आप देखोगे कि देवदासी सिस्टम भी काफी था। इसके अलावा लेकिन विमेन्स बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज में ही पार्टिसिपेट करती थी। रेसलिंग में हो गए, अकाउंटेंट में हो गए, एस्ट्रोलॉजी हो गए, क्लर्क हो गए। तो आप देखोगे ओवरऑल विमेन का पोजीशन काफी सुधर गया था। आर्किटेक्चर में देखें तो राय गोपुरम, जो बड़े बड़े साइज के गेटवेज हुआ करते थे वो बनने लगे। कल्याण मंडप, मंडप मैंने बताया कि जो यहाँ पे कल्याण मंडप बन रहे थे, तो मैरिज हॉल भी इन्हें कहा जाता था, मंदिरों से ये अटैच हुआ करते थे। तो मंदिर बहुत ज्यादा ऑर्नेट और डेवलप्ड और बहुत ही ज्यादा डिजाइंड होने लगे। एक बैटल है, बैटल ऑफ राक्षस राक्षस तंगड़ी, जो 1565 में हुआ था। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये इसके आने के चांसेस हैं, बहुत फेमस बैटल रहा है। जिसके बाद आगे चल के आप देखोगे तो विजयनगर डायनेस्टी का पतन शुरू हो जाता है। इसे बैटल ऑफ तालिकोटा ही बोलते हैं, लेकिन जिस गांव वाली रीजन में हुआ था ना, तो राक्षस और तड़ी ये दो गांव थे, तो उस रीजन में ये हुआ था, इसलिए बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी बोलते हैं। तो इसमें जो उस समय के राजा थे सदाशिव राय, लेकिन ये नॉमिनल हेड थे, तो एक्चुअल पावर थी ना, वो थी अलिया राम राय के पास में। और इनके खिलाफ कौन लड़ा था, तो दक्कनी सल्तनत में जो 5 किंगडम्स हुआ करते थे उसमें से 4 लड़े थे। ठीक है, बेरार नहीं लड़ा था। BBAG ऐसे करके याद कर लो आप, BBAG, या फिर आई भी लगा दो, नहीं तो फिर बी से बेरार से कंफ्यूज हो जाओगे ना। बेरार तो था ही नहीं, BE नहीं था, BIBI था बस। ठीक है, तो BBAG ऐसे करके याद कर लो। तो बेदार, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बस ये आपको याद रखना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। थीम्स कौन कौन सी हैं इसमें, इसमें आपको पता करना है कि पारामितास क्या होते हैं, अलग अलग बोधिसत्वास के नाम। ठीक है, और फ्यूचर बुद्धा कौन है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, और जो पाली कैनन है त्रिपिताकाश उसके बारे में जानकारी, जैन काउंसिल्स के बारे में जानकारी, बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जो भी डिफरेंट टर्म्स है जो भी आप ढूंढ सको, आपको वो फाइंड करनी है। ये आप ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया, हम ऐसे ही हर वीडियो में 2 क्वेश्चन लाएंगे, एक होमवर्क देंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीज़ों को टारगेट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को चैनल को शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय।